यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नाभिक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जो सिंगल मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। ठीक है, मैंने कल बताया था कि अब क्वेश्चन करेंगे जो सिंगल मार्क्स वाले होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन पहला है जो कहा जाता है, इसमें लिखा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो वो अपने प्रारंभिक मान का आधा जितने समय में होता है उसको उसकी अर्ध आयु कही जाती है, हाफ लाइफ कहा जाता है। तो पहला का जो आंसर है वो हाफ लाइफ बोलते हैं या अर्ध आयु बोलते हैं। ठीक है ना, अर्ध आयु बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका प्रारंभिक मान 100 किलोग्राम है ना, तो उतने समय के बाद जो उसकी अर्ध आयु होती है ना, अगर उसकी अर्ध आयु 5 साल है, 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के बाद ये 100 kg जो है वो 50 kg में बदल जाएगा। अगर उसकी हाफ आयु कितनी है, 5 ईयर्स है ना, 5 वर्ष है, तो ठीक है ना, तो 5 वर्ष में आधी हो जाती है। क्वेश्चन वही कह रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो 5 वर्ष में आधी हो गई तो इसको कहते हैं अर्ध आयु। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है अर्ध आयु। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है हर एक 5 वर्ष में आधी हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ से फिर से 5 वर्ष लगेगा तो फिर से ये आधी हो जाएगी, 25 kg हो जाएगी। फिर यहाँ से हाफ आयु होगा, मतलब आपका जो अर्ध आयु है 5 वर्ष फिर से होगा तो ये 12.5 kg हो जाएगा, मतलब इसका आधा ही फिर से आधा हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि जो प्रारंभिक मान होता है उसकी आधी हो जाती है और ये कंटिन्यूटी में लगातार चलता रहता है। ठीक है ना, जब तक कि ये जो मात्रा है वो खत्म ना हो जाए। लेकिन मात्रा ये खत्म होने में अनंत समय लगता है, क्योंकि आपको पता है कि 12.5 kg से फिर से 5 साल में कितना होगा, 6.25, फिर से 5 साल में उसका आधा, फिर से 5 साल में उसका आधा। किलोग्राम से ग्राम में जाएगा, ग्राम से और छोटे क्वांटिटी में जाएगा, उसमें भी आधा होने में उसको 5 साल लगेगा। तो बहुत समय लगता है और इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहता है। मतलब कितना समय तक चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, हाँ ये कह सकते हैं कि जब ज्यादा समय हो जाता है तो उसका जो क्वांटिटी है बहुत कम रह जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि r किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा इसका द्रव्यमान a है तो log r के साथ log a का ग्राफ। तो नाभिक की त्रिज्या r है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है नाभिक की त्रिज्या r है ना, कि त्रिज्या है, और दूसरा कह रहा है कि नाभिक का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो द्रव्यमान कह रहा है a है। तो नाभिक का आपने रिलेशन कहा था कि r जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो a पे पावर 1/3 का। ठीक है ना, और ये मान आता है नाभिक का r0 है ना, a पे 1/3 पावर है ना, ये पावर होता है। जहां r0 का मान हमने कहा था 1.5 फर्मी होता है, मतलब 1.2 फर्मी है ना, 1.2 फर्मी, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर ये हमने आपको बताया था। तो ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है आपका, उसको वैल्यू को हमें जो r0 है उसकी वैल्यू को हमें ध्यान रखना होता है। जिसका मान जो है वो कांस्टेंट है तो उसकी मान की वैल्यू आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये हो गया r0, r इज इक्वल टू r0 a/3। हमसे पूछा गया है कि ग्राफ जो है किसमें, तो r में, log r में और log a में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो log a और log r का ग्राफ जो है आपको खींचना पड़ेगा। कैसे खींचेंगे हम लोग, तो मान लीजिए कि ये r है तो इसका log लेते हैं, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, log r है ना, log r लेंगे इज इक्वल टू log r0 इंटू a पे 1/3। और इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाए m इंटू n जो होता है ना, वो m प्लस n हो जाता है। तो इसको लिखा जा सकता है log r0 प्लस log a पे 1/3 पावर।
और जब ये इसको इस तरीके से लिखेंगे आर नॉट प्लस, तो ये जो पावर है बाहर आ जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग ए। अब कह रहा है लॉग आर और लॉग ए में ग्राफ खींचो, तो अगर हमने इसको लॉग आर लिया और इधर लॉग ए लिया, तो आपको दिख रहा है कि ये एक्स की दिशा है ना। ये हमने लॉग ए को किधर लिया, तो एक्स की दिशा में लिया, लॉग आर को किधर लिया, तो वाई की दिशा में। अब देखिए तो जरा, अगर इसका ग्राफ अगर हम देखें यहाँ से कि लॉग आर की जो दिशा है वो किधर है भाई, तो वाई की दिशा में है ना। ये दिशा किधर है, वाई की दिशा। अब आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कैसा ग्राफ होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ देखिए तो y के डायरेक्शन में कौन है, तो y के डायरेक्शन में लॉग r है ना। x के डायरेक्शन में कौन है, तो लॉग a है ना। m की वैल्यू देख लीजिए, लॉग a के साथ जो लिखा हुआ वो m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू 1/3 है, और प्लस c है तो ये वाली वैल्यू c है, तो ये वाली वैल्यू m हो गई, ये वाली वैल्यू आपकी x हो गई, और ये वाली वैल्यू y हमने बताया, लॉग r की वैल्यू जो है वो y है ना। यहाँ पे लॉग r जो लिख रहे हैं वो y की वैल्यू है। इसका मतलब है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही ये वाला रिलेशन है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन जब भी बनाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो उसमें वैल्यू जो होता है कोई स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरीके से आए या इस तरीके से आए, उसकी वैल्यू जो होती है वो स्ट्रेट लाइन आती है। मतलब स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब सीधी रेखा, ये सरल रेखा जो होती है, तो एक सीधी रेखा होनी चाहिए। इसका जो ग्राफ होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो सीधी रेखा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि ग्राफ कैसा होगा, तो एक सरल रेखा या सीधी रेखा, सरल रेखा ज्यादा स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ कैसा होगा भाई, तो एक सरल रेखा। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब लिखेंगे हम लोग एक सरल रेखा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एक सरल रेखा। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमने बता दिया, लॉग लिया तो लॉग r इज इक्वल टू लॉग r नॉट प्लस ये आ गया, तो दिख रहा है लॉग r को y के डायरेक्शन भी है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये जो होता है यहाँ पे, ये जो पार्ट होता है इसको सी बोला जाता है, जो बाई एक्सिस पे कट करता है उसको सी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका ऑरिजिन 0, ऐसे बनेगा ग्राफ। अब जो है जो वैल्यू है आपका, वैसे सही मायने में इसका ग्राफ इधर से आना चाहिए, क्योंकि ये स्लोप इसका 1/3 पॉजिटिव है, तो इधर से आएगा। तो ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया केवल, बाकी अगर सही मायने में ग्राफ बोलिएगा तो सही मायने में ऐसे आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आएगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको पता है, आपने 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा था मैथ में। तो ये हो गया आपका ये वाली वैल्यू। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो थोरियम है उसके एक परमाणु में, तो थोरियम जो है ये वाला है, और इसको आपने 9230 है, मैंने बताया था आपको कि इसको कहते हैं परमाणु भार द्रव्यमान, जिसको यहाँ लिखा है द्रव्यमान ए है, और इसको कहते हैं परमाणु संख्या जेड। हमने बताया था कि परमाणु संख्या जो होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है जब परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ना धन आवेश ना ऋण आवेश, है ना, ये बताया था। अब ये जो है आपका जो प्लूटोन जो थोरियम है उसके अंदर दिख रहा है 90, इसका मतलब प्रोटॉन है, 90 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें, यहाँ कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, तो हमने कहा था कि a माइनस जेड जो होता है, क्योंकि जो a होता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियन की संख्या। तो ये भी ध्यान रखना है कि a को न्यूक्लियन की संख्या बोलते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं। हमसे कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, तो a माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है a कितना है, तो 230, प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो जो z होता है उसी को बोलते हैं, तो उसी को 90 हो गया, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो गए 140 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर बोला जाए तो उसको हम बोलेंगे, है ना, 230 माइनस 90 140 के इक्वल, तो ये है 140। तो आपका तीसरा का जवाब हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 140 होगा। इसमें मैंने सब बता दिया आपको। अगर बोलेगा न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, तो ए को न्यूक्लियन की संख्या बोलते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियन की संख्या। तो न्यूक्लियन की संख्या भी पूछता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पहला वीडियो में बताया था। तो ये न्यूक्लियन की संख्या है, न्यूक्लियस का जो पहला वीडियो है उसमें पूरा अच्छा से बताया है, इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लियन की संख्या है, जिसको आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा ही है ए इज इक्वल टू, इसको न्यूक्लियन की संख्या भी बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलते हैं ये। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियन की संख्या क्या है, तो ए को न्यूक्लियन की संख्या बोलते, क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, दोनों मिलकर के न्यूक्लियस का मास बनाता है, तो न्यूक्लियन की संख्या वो द्रव्यमान देता है। फिर संख्या जो होती है परमाणु संख्या, वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देता है। जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भी वही होता है। अगर इसके ऊपर प्लस है तो जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा, अगर माइनस है तो जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जैसे थोरियम के ऊपर +2 रहता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 90 नहीं लिखते, तब उसमें 2 घटा देते, 88 हो जाता है। थोरियम के ऊपर -2 चार्ज होता है, तब क्या करते, तो इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ा देते, प्रोटॉन की संख्या से 2 बढ़ा देते। हमेशा ध्यान रखना है, माइनस का मतलब जितना माइनस है उतना प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, है ना। 2 माइनस है तो 2 ज्यादा होगा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन, और +2 है तो 2 माइनस होगा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये हो गया हमारा ये वाला। उसके बाद है आपका चौथा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 10 घंटा है, तो औसत आयु क्या होगी। अब औसत आयु जो हमने बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था T12, जिसको अर्ध आयु बोलते हैं, बराबर 0.6931 बटा लैम्डा, ये बताया था। जहां पे हमने कहा था लैम्डा को कहते हैं क्षय नियतांक, लैम्डा डीके कांस्टेंट होता है या क्षय नियतांक बोलते हैं, लेकिन 1 बटा लैम्डा जो होता है इसको औसत आयु कहते हैं, मीन लाइफ। तो यहाँ क्या है, T12 10 घंटा दिया हुआ है, 0.6931 है, और गुना 1 बटा लैम्डा है ना, इसको 1 बटा लैम्डा, तो यही तो औसत आयु है। इसका मतलब औसत आयु क्या होता है, तो औसत आयु बराबर यहाँ से लिख सकते हैं T12 अर्ध आयु बटा 0.6931, यहाँ से हो गया 10 बटा 0.6931 बराबर औसत आयु, ठीक है ना। तो ये कितना घंटा हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे, 10 बटा 0.6931 जो औसत आयु आएगा, 10 बटा 0.6931, ये 14.4279, ठीक है ना, ये आ रहा है 14.4279, मतलब 4 2 8, इतना घंटा ये औसत आयु होगा। तो औसत आयु ध्यान रखना है क्या है, तो 1 बटा लैम्डा को बोलते हैं औसत आयु, तो वहां से निकल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है आपका चौथा, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन है आपका क्या, कि यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या होती है। यूरेनियम नाभिक का घनत्व, कोई भी नाभिक का घनत्व जो है वो हमने आपको बताया था उस दिन कि उसका जो घनत्व है, पहला वीडियो जो हमने बताया था उसमें आपको बताया था मैंने कि जो नाभिक का घनत्व होता है वो किस कोटि का होता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उसमें बोला था कि वो तारे के, जो हमारे पास तारे हैं, तो उसमें एक 52 तारे होते हैं, उनके घनत्व के करीब करीब बराबर होता है। तो न्यूक्लियस का जो घनत्व होता है करीब करीब, कोई भी न्यूक्लियस ले लीजिए, 10 पे पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूबिक होता है, ठीक है ना। घनत्व उसी ऑर्डर का होता है, 10 पे पावर 17, 10 पे 5वां जो है, तो 5वां है 10 पे पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूबिक, 10 पे पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूबिक होता है। आपको मैंने पहला वाले वीडियो में निकलवाया है, ठीक है ना।
तो ध्यान रखिएगा कि उसका वैल्यू है, ये वैल्यू भी ध्यान रखना चाहिए। और हमने आर नॉट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1.2 फर्मी होता है, 1.2 गुना फर्मी होता है 10 के पावर 15 मीटर। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है दोनों, ठीक है ना। इतना जो घनत्व होता है वो तारों में बामन तारे बोलते हैं, उसमें ड्वार्फ स्टार बोला जाता है, उसके कोटि का होता है, उससे कम ही होता है। छठा क्या है, 1 किलोग्राम के तुल्य ऊर्जा का लगभग मान क्या होता है। तो आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, या डेल्टा E इज इक्वल टू जो भी बोलिए, तो E इज इक्वल टू या डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। तो E का मान कह रहा है किसके इक्विवेलेंट, तो 1 किलोग्राम, है ना, 1 किलोग्राम के तुल्य ऊर्जा। तो C का मान रख दीजिए 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, एक तो एक ही रहेगा, ये मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर जूल होता है, तो ये हो गया 1 गुना 3 तिया 9 हो गया, 10 के पावर 16 हो गया, ये हो गया जूल। तो ये 9 गुना का मतलब, इसको आप 9 को मतलब 10 के बराबर अगर मान लें तो करीब करीब लगभग मान 10 के पावर 17 जूल हो जाए। 9 को 10 मान लें तो जाहिर सी बात है 9 10 तो है नहीं, लेकिन तुल्य ऊर्जा इसलिए तो पूछ रहा है कि तुल्य ऊर्जा का लगभग मान क्या होता है, तो लगभग मान 10 के पावर 17 जूल होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग मान 10 के पावर 17 जूल, या अगर एकदम एग्जैक्ट मान बोलते हैं तो 10 के पावर 16, लेकिन वो पूछ रहा है यही, लगभग मान का मतलब यही पूछ रहा है, ठीक है ना। और एकदम पूछेगा क्या मान होता है, लगभग नहीं देगा तो 9 गुना 10 के पावर 16, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, तो उसके बाद है हमारा 6 नंबर के बाद 7 नंबर, संलयन की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप क्या होता है। संलयन की प्रक्रिया जब भी हमारे क्या कहते हैं तारों में होती है, तो उसके लिए हमने बताया था कि नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक मिलते हैं, और हल्के नाभिक मिल करके अपना जो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमारे तारों के अंदर, जैसे सूर्य है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, है ना, ये नाभिकीय प्रक्रिया होती है। और इसमें फाइनली जो है मैंने आपको लिखवाया था कि ये हीलियम बनता है, तो 2He4 बनता है, तो वो प्रक्रिया में और ऊर्जा निकलती है, तो इसमें जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना, ये मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है, 5वां नंबर वीडियो जो है उसमें नाभिकीय रिएक्टर में संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन बताया, उसके अंदर ये बताया कि नाभिकीय संलयन जब होता है तो उसके अंदर जो सूर्य है उसके अंदर हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं और वहीं से ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा, लेकिन संलयन की प्रक्रिया मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलने के लिए तापमान बहुत ज्यादा चाहिए, सूर्य के अंदर वो तापमान होता है ऑलरेडी, तो वो करीब करीब 3 गुना 10 के पावर 6 केल्विन के ऑर्डर का होता है, तो बहुत ज्यादा होता है। तो सूर्य के अंदर तो उतना तापमान प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते रहते हैं और ऊर्जा का फिर से पुनः जो है उत्पन्न ऊर्जा उसके अंदर होती रहती है। तो ये जो है करीब करीब 3 गुना 10 के पावर 6 केल्विन का होता है ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये संलयन प्रक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप जो होता है 3 गुना 10 के पावर लगभग यही मान है, ठीक है ना। आवश्यक ताप का लगभग मान क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये लगभग है, 3 गुना 10 के पावर 6 केल्विन लगभग, एग्जैक्ट मान नहीं है। फिर जो है आपका हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन तो यहाँ तो दिख ही गया, अभी मैंने कहा था हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम बनाता है और बहुत सारी ऊर्जा देता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, नाभिकीय प्रक्रिया मतलब कौन सी नाभिकीय प्रक्रिया है, तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो संलयन हो गया। जब मिलता है दो नाभिक तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। तो मिलने का मतलब है किस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं और बहुत सारा ऊर्जा देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरीके से हमने बताया है आपको, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र को
समानांतर रेखा से बनाया जाता है। अब इसमें कह रहा है एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन का मतलब तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। और जो प्रोटॉन ही लिख देते हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। दोनों के ऊपर सेम ही चार्ज होता है। इसके ऊपर प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हमने बताया आपको कि जो धनावेश होता है ना, उसको विद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में ले जाना चाहता है और इसके ऊपर जो बल लगता है वो किसके बराबर लगता है, तो F बराबर QE, जहां Q जो है आवेश है और E विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र भी एक समान है और आवेश भी दोनों के ऊपर एक ही लग रहा है ना, केवल माइनस प्लस लग रहा है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो बल दोनों के ऊपर समान ही लगाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर QE लगाएगा। केवल ये होगा कि धन आवेश को अपनी दिशा में ले जाना चाहेगा, जैसे प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो अपनी दिशा में लगेगा, इसके ऊपर Fp, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा Fe वो उसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो माइनस के ऊपर जो है विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाता है, धन आवेश पे अपनी ही दिशा में बल लगाता है। लेकिन क्योंकि दोनों का आवेश बराबर है, इसलिए दोनों का आवेश बराबर है। दिख ही रहा है Q का मान यहाँ पे 1.602 इंटू 10⁻19 है, यहाँ भी वही चीज है। तो दोनों के ऊपर समान बल लगेगा लेकिन उनकी दिशा विपरीत होगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे दोनों पर समान बल लगेंगे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान बल लगेंगे, मतलब या बल का परिमाण समान होगा लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि दोनों पर लगने वाला बल का परिमाण समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है ना। ये 9 का आंसर ये हो जाएगा। अब है उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा क्या होती है। नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा करीब करीब 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो वो ध्यान रखिएगा, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको लिखना है इसका आंसर। तो नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन जो बंधन ऊर्जा होती है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो करीब करीब 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। यदि न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा मतलब बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है ना, बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी Be से संकेत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बंधन ऊर्जा क्या होता है भाई, तो मैंने कहा था जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बंध रहे होते हैं तो उतनी ऊर्जा वो छोड़ देते हैं, है ना। तो जैसे इसकी बंधन ऊर्जा दे रखी है ये वाली 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये है कि इस नाभिक का जो न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रति न्यूक्लियॉन है, मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन की बात अगर करें तो वो जुड़ते समय अपना जो है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन नहीं, टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन से भाग दे देते हैं, तो जो आता है उसको प्रति न्यूक्लियॉन बोलते हैं। जैसे बाइंडिंग एनर्जी आया टोटल, है ना, और उसको हमने ए से भाग दे दिया, तो इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन। तो एक कहने का मतलब है कि टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में एक को बांधने में कितना एनर्जी उसने छोड़ा होगा जब बंध रहा होगा, तो ठीक है ना। तो आपको उसको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये क्या है, न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा दे रखा है इसमें, सॉरी ये तो बता ही दिया था, न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा ये दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं, तो 1s2 को बोलते हैं, है ना। ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, न्यूट्रॉन भी बोलते हैं, इसको न्यूट्रॉन कहते हैं या ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। न्यूट्रॉन कह लीजिए
या ड्यूटेरियम बोल दीजिए। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको डी से भी संकेत करते हैं, तो ये ऐसे भी लिखा जाता है 1d2, इस तरीके से भी लिखा जाता है 1d2। मतलब क्या है, इसमें कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसको कहते हैं प्रोटॉन की संख्या, और दो में माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 हो गया। इसको बांधने में इसने अपने न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी छोड़ी होगी, ठीक है ना, और बंध गया होगा, इसीलिए इतनी एनर्जी जब देंगे तब ये दोनों टूटेगा। तो बंधन ऊर्जा को इसी मतलब रेस्पेक्ट में, इसी संदर्भ में हम परिभाषित करते हैं। बंधन ऊर्जा का मतलब है कि हमें कितना ऊर्जा देना पड़ेगा जिससे कि वो नाभिक का जो न्यूक्लियन है टूट जाए, निकल जाए। मतलब क्या है, दूसरे तरीके से अगर मैंने उसको समझाया था तो मैंने क्या बोला था कि नाभिक जब अपने अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रख रहा होता है, बंध रहा होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उतनी ऊर्जा छोड़ देता है और अपने आप को अस्थायी बना लेता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कारण हमने कहा था कि यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अस्थायी होना चाहता है, मतलब है कि उतनी ऊर्जा उसने छोड़ी होगी, तो क्या करेगा, उतनी ऊर्जा फिर से लेगा तब टूटेगा। बंधन ऊर्जा को उसी संदर्भ में परिभाषित किया जाता है कि कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी जिससे कि न्यूक्लियस टूट जाए। तो कहने का मतलब है कि इसका न्यूक्लियस में इतना ऊर्जा देना पड़ेगा न्यूट्रॉन में तब ये टूटेगा। तो कह रहा है एएमयू में इसकी द्रव्यमान क्षति बताइए। तो आपने तो पढ़ा है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है या एनर्जी होता है कोई भी, वो कहाँ से आता है, तो कोई भी न्यूक्लियस अपने आप को बांध रहा होता है तो उतना मास जो है द्रव्यमान क्षति कर लेता है। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे 2.23 तो दिया हुआ है, और आपको ये भी पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी तो आपका दे रखा है 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में आपको ये पता है कि ये कह रहा है एमयू में निकालिए। तो एक यू जो होता है एमयू, वो किसके बराबर होता है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये ना होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इससे अगर हम भाग दे देंगे तो यू में बदल जाएगा, है ना। यू हमने निकालना सिखाया था आपको कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप कहते हैं 1.66056 गुना 10 पे पावर -27 kg। तो ये कह रहा है द्रव्यमान तो निकालिए क्षति, लेकिन एएमयू में निकालिए, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में निकालिए, परमाणु द्रव्यमान जो इकाई है उसमें निकालिए। तो यू में निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, एक यू इसके बराबर होता है ना। तो इतना एमई भी एक यू हुआ, तो इतना एमई भी कितना यू होगा, सिंपल तो है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक एक नियम जिसको बोलते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो सिंपल एक यू के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 1/931.5, है ना, एक यू बटा 931.5 एमई भी, तो 2.23 कितना होगा, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा। तो क्या लिखिएगा, 1 यू बटा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुना 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये कट गया, अब ये हो गया कितना, तो 2.23 बटा 931.5 यू, भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा, है ना। तो ये भाग दीजिएगा तो आएगा 0.00239 आता है, तो 4 लिख लीजिए इसको, ये 0.0024, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका कौन सा, तो 11वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद है आपका 12वां नंबर, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है। तो पता है सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं, तो एक नाभिकीय प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है ना। तो नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त करता है ना, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मिलने से जो नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो उससे प्राप्त करता है। लेकिन सही आंसर वही लिखना है, केवल नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण होता है, तो हमने वहां लिखाया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में नाभिकीय संलयन में, कि सूर्य एवं तारे नाभिकीय संलयन द्वारा अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो नाभिकीय संलयन वहां भी होगा, मतलब इसका आंसर भी यही होगा 13 नंबर का, कि तारों में जो ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस प्रक्रिया द्वारा एक बाहरी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो मैंने ये भी बताया आपको कि भारी नाभिक जैसे यूरेनियम जो है 92-230 है ना 5, इसके ऊपर मंद गति से आने वाला न्यूट्रॉन जब आप डालते हैं है ना, तो ये जो छोटे नाभिक में बेरियम में और क्रिप्टन में बदल जाता है और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन देता है ना, और बहुत मात्रा में ऊर्जा देता है। ये वाला भी हमने रिएक्शन आपको बताया पिछले वीडियो में इसके जस्ट, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर बताया है। तो ये जो है क्या है, मतलब जो भारी नाभिक है जिसका द्रव्यमान 235 है वो छोटे नाभिक में 144 यहाँ पे हो जाता है और बाकी जो बच गया कितना आ जाएगा, तो ये 72 नहीं 92 आ जाएगा शायद, तो ये 92 क्रिप्टन होता है आपका। तो ये दोनों मिल करके नहीं 3 न्यूट्रॉन तो ये भी हो गया ना, तो 3 घटा दीजिए तो ये 89 हो जाता है, तो क्रिप्टन का 89 होता है। मतलब ये जो है इस नाभिक में दो हल्के नाभिक में टूटता है, तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। टूटने का मतलब है विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कही जाती है। तो जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें भारी नाभिक टूटते हैं और नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक मिलते हैं, इसमें टूटते हैं और इसमें मिलते हैं, दोनों ये बात होती है। इसे फ्यूजन कहते हैं, इसको फ्यूज कर जाना, और इसको फीसन कहते हैं टूट जाना। अल्फा कण क्या होता है, तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है ना। तो हीलियम का परमाणु नहीं लिखेंगे, इसका नाभिक लिखेंगे, ऐसे करके नाभिक लिख देंगे H2He4 नाभिक, या सिंपल लिखना है हीलियम नाभिक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप हीलियम नाभिक। तो हीलियम का नाभिक होता है, ये ध्यान रखना है। अल्फा कण क्या होता है, तो हीलियम का नाभिक होता है, क्लियर है। तो हीलियम का नाभिक होता है ये अल्फा कण। और इसके बाद पूछ दे आपसे कि ये जो है परमाणु के नाभिक में आवश्यक रूप से कौन सा कण होगा। परमाणु के नाभिक में आवश्यक रूप से दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन कह रहा आवश्यक रूप से। ऐसे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने पढ़ा ही है, आवश्यक रूप से क्या होगा, तो आपने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा है कि उसके पास एक यहाँ पे उसका परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 1 होता है। परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं, ये वाला संख्या को प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, जिसको जेड कहते हैं आप। तो ये तो जेड है जिसको प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, और इसको परमाणु संख्या भार संख्या बोलते हैं। जब आप ए में जेड को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलता है, तो ए माइनस जेड बोलेंगे इसको, तो ये 1 माइनस 1 तो 0 है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके नाभिक में प्रोटॉन तो है, एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन 0 है। इसका मतलब है कि अवश्य रूप से प्रोटॉन तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए परमाणु के नाभिक में आवश्यक रूप से क्या रहता है भाई, तो प्रोटॉन जरूर रहता है, प्रोटॉन का कण जरूर होता है। कौन सा कण होगा, तो प्रोटॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन देख रहे हैं हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी दूसरे में न्यूट्रॉन आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, इसीलिए आवश्यक रूप से प्रोटॉन ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि प्रोटॉन होगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अभी ये क्वेश्चन है आपके सामने, अल्फा कण 17 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण, बीटा कण एवं फोटोन का आवेश क्या होता है। तो अल्फा कण किसको बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं हीलियम के न्यूक्लियस को, हीलियम नाभिक को, He2 4 नाभिक होता है। और नाभिक अगर केवल लिया जाए तो इसका मतलब है कि नाभिक के अंदर क्या होता है, तो हीलियम के नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि आप ये प्रोटॉन की संख्या है, आप 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, और प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है। इसका मतलब है कि अल्फा कण के ऊपर जो धन आवेश होगा, अल्फा कण कैसा आवेश है, तो धन आवेशित है। प्रोटॉन की न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, 0 होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, तो धन आवेशित होता है, क्योंकि अल्फा जो होता है हीलियम का नाभिक होता है ना। फिर बीटा कण, तो बीटा कण हमने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। और फोटोन के मतलब ये ऋण आवेशित हो गया, तो इसको बोलते हैं ऋण आवेशित, ठीक है। और जो तीसरा बच गया आपका वो न्यूट्रॉन फोटोन है, फोटोन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, फोटोन एक
ऊर्जा का विकिरण होता है, तो ये कह सकते हैं फोटोन जो होती है वो उसके ऊपर आवेश नहीं होता। तो आवेश, कोई आवेश नहीं होता है, ना धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है, तो आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन केवल ये भी पूछ सकता है कि किसके ऊपर आवेश नहीं होता है। फिर है बीटा किरणें किस क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। तो मैंने आपको अल्फा बीटा की गामा का जब प्रॉपर्टी गुण लिखवाया था पहला वीडियो में, तो उसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा में जो गामा है वो सीधे निकल जाती है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा विक्षेपित की जाती है। जो आपका अल्फा किरण है या अल्फा कण है और बीटा कण दोनों जो है उनके द्वारा विक्षेपित की जाती है। तो उसको मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा के बारे में, आप लोग वहाँ पे गुण में ये काम कर सकते हैं। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस द्वारा। तो पहला वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको मैंने डिटेल में लिखा रखा है, लेकिन दोनों में ये आपका जो बीटा किरणें होती हैं वो दोनों में विद्युत क्षेत्र में भी है ना, और क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बीटा किरण है तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो विद्युत क्षेत्र में जो धन प्लेट होगा, धन आवेशित प्लेट होगा उधर होगा, या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा जिधर भी होगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो बीटा किरण है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, तो किस क्षेत्र द्वारा, मतलब यहाँ पे पूछा गया है किस क्षेत्र द्वारा, तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा विक्षेपित होती है। ठीक है। तो जो आपका 18वां नंबर क्वेश्चन है उसका जवाब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, 10 के पावर 14 हर्ज का यहाँ पे ऊर्जा दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक होता है हर्ज होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो हो गया आवृत्ति जिसको बोलते हैं, तो 10 के पावर 14 हर्ज हो गया आवृत्ति, और जो ऊर्जा हो गई 6.62 जूल। विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या तो आपने पढ़ रखा है, E = NH न्यू, है ना, NH न्यू पढ़ा है। अब यहाँ से निकालिएगा तो ये नंबर ऑफ फोटोन है, En = E/h न्यू हो गया। E आपका 6.62 दिया हुआ है, जो आपका ये वैल्यू होता है 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है ना, जूल। और ये जो है आपका क्या कहते हैं जो न्यू है, न्यू आपका वैल्यू हो गया कितना भाई, तो फ्रिक्वेंसी है आपका 10⁻14 हर्ज पर सेकंड जिसको बोलते हैं। तो ये आ गया नंबर की संख्या, तो यहाँ से करीब करीब ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻20, ऊपर गया तो 10⁻20, इतने फोटोन की संख्या होगी। तो 10⁻20 फोटोन की संख्या होगी, इसको -20 ऊपर गया तो +20 हो जाएगा। तो ये आपका ये हो गया फोटोन की संख्या क्या होगी, तो 10⁻20। क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने की। ठीक है ना, जेम्स चैडविक ने, ये ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। जेम्स चैडविक हमने आपको लिखवा रखा है, जेम्स चैडविक, ये उन्होंने 1932 में इसकी खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन, मैंने बोला था गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन, है ना, इस ई गोल्डस्टीन बोलते हैं। तो ई गोल्डस्टीन इसने किया था प्रोटॉन की खोज, और इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन जानते हैं आप, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किसने खोज की थी। फिर है आपका बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे होती है। बीटा विकिरण में उत्पत्ति किसकी कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की। तो बीटा में हमने कहा था बीटा दो तरह का एमिशन होता है, एक बीटा माइनस बोलते हैं, एक बीटा प्लस बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन का एमिशन इसमें होता है, इसमें पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है। मैंने कहा था बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस क्या है, तो इसमें जो बेसिक मतलब जो मूलभूत नाभिकीय प्रक्रिया है बीटा माइनस में, उसमें न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन में, और इसमें एक एंटी न्यूट्रिनो जन्म लेता है, इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बीटा विकिरण जो होता है उसमें यही होता है, बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जब होता है तो ये वाला नाभिकीय प्रोसेस होता है, ये वाला नाभिकीय
प्रक्रिया होता है। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन टूटता है, बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो न्यूट्रॉन, जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है वो टूटता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देता है, साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो देता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है नाभिकीय प्रोसेस है, बीटा विकिरण में पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति कैसी होती है, तो बीटा प्लस हो गया, और बीटा प्लस जो होता है उसका मतलब है इसके अंदर पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है बीटा प्लस में। तो बीटा प्लस में जो आपका क्या कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर नाभिकीय प्रक्रिया जो होती है उसको पहले वाले में हमने तो इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यहाँ पे दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। लेकिन दूसरे वाले में जो दूसरा जो है आपका, उसमें बीटा पॉजिट्रॉन अगर आप लिखते हैं बीटा प्लस, तो बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है और न्यूट्रिनो जन्म लेता है। तो यहाँ पे बीटा प्लस जो है मान लीजिए उसमें अगर बोला जाए तो इसके अंदर क्या लिखिएगा, तो वैल्यू वाइज इसके अंदर प्रोटॉन है वो टूटता है नाभिक में, और ये न्यूट्रॉन और साथ साथ एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो जन्म लेता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो दूसरा वाला है बीटा विकिरण में पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो प्रोटॉन के टूटने से, और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो न्यूट्रिनो के टूटने से। और नाभिकीय प्रक्रिया क्या है, तो ये दोनों, ठीक है ना। तो 21 नंबर का ये हो गया न्यूट्रॉन के टूटने से, 22 नंबर का ये हो गया जवाब उसके टूटने से, ठीक है ना। फिर ये हो गया आपका नेक्स्ट जो है 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर बोलता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक लैम्डा है, तो उसकी अर्ध आयु और माध्य आयु क्या होगी। तो क्षय नियतांक लैम्डा ये ऑलरेडी आपको बता दिए, क्षय नियतांक अगर लैम्डा होता है, क्षय नियतांक लैम्डा अगर दिया हुआ है ये, तो जो उसकी अर्ध आयु है, अर्ध आयु क्या होती है, उसको टी हाफ से संकेत करते हैं, ये होता है 0.693 1/λ, ये तो होता है। तो ये अर्ध आयु हो गई। और जो माद आयु होती है, वो माद आयु को 1/λ तो बोलते हैं, तो 1/λ माद आयु हो गई। औसत आयु भी इसको बोलते हैं। तो ये आंसर हो गया, माद आयु ये होगा, और 0.693 1/λ हो जाएगा उसका अर्ध आयु। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणु का अंश, ठीक है ना, क्या होगा। एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु मतलब टी हाफ आपको दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है ना। और कह रहा है कि 15 वर्षों में, 15 वर्ष का मतलब कितना हाफ लाइफ हो गया, है ना। टाइम जो है वो कितना है, 15 वर्ष। टाइम का मतलब समय जो है वो टोटल दे रखा है 15 वर्ष, 15 वर्ष। तो क्या कहते हैं, अर्ध आयु की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो बोलते हैं। अर्ध आयु की संख्या अगर हम निकालें, जिसको हम n से संकेत करते हैं, तो हो गया 15/5, तो ये 3 हो गया, है ना। अब आपने पढ़ा था कि जो परमाणु संख्या होती है n बराबर n0 इंटू 1/2 पे n पावर, ये वाला ये, तो हो गया n0 गुना 1/2 पे 3 पावर, तो ये हो गया n0/8, n हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। अब कह रहा क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणु का अंश क्या होगा, तो क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणु का, तो इतना क्षय हो गया, ठीक है ना। अब क्षय हो गया तो बचा कितना, है ना, तो जो शेष जो बच गया वो अंश कितना बचेगा, तो n माइनस n0/8, तो ये हो गया 7n0/8, तो 7/8 हो जाएगा। कहने का मतलब है जो प्रारंभिक मान होगा उसका 7/8 हो जाएगा, अंश जो होगा उसका 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर अंश पूछा जाए मतलब रेशियो कह सकते हैं, तो प्रारंभिक मान का अंश अगर बोला जाए तो अंश हो गया 7n0/8, है ना। ये तो शेष हो गया आप किसमें, तो प्रारंभिक मान में, तो n0 n1 कट गया 7/8, ये हो गया आंसर 7/8, ठीक है। फिर कह रहा है कोई x है, कोई एलिमेंट है, नहीं पता है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका परमाणु भार संख्या 215 है, उसकी अर्ध आयु 100 माइक्रोसेकंड है,
अपने प्रारंभिक मान के 1/16 तक क्षय होने में कितना समय लगेगा देख लीजिए। तो ये तो आपको पता है, अभी फॉर्मूला हमने लिखा था ये वाला, n बराबर n नॉट 1/2 के पावर n, है ना। तो प्रारंभिक मान का कह रहा है कितना होने में, अपने प्रारंभिक मान के 1/16, मतलब n जो है n नॉट का 1/16 है। प्रारंभिक मान तो n नॉट होता है और इसका 1/16 मतलब n नॉट बटा 16। तो ये हो गया, ये वाला मान जो हो गया ये हो गया n नॉट बटा 16 और ये हो गया n नॉट। तो प्रारंभिक मान 1/2 पे n जो है ये अर्धायु की संख्या होती है, तो n नॉट से n नॉट कट गया। अब इधर हो गया 1/16, इधर हो गया आपका 1/16, है ना, बराबर 1/2 पे पावर n, ठीक है ना। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 4 बराबर 1/2 पे पावर n, है ना। दोनों तरफ 1/2 है तो पावर भी बराबर होगा, तो n/4, n बराबर 4, मतलब जो अर्धायु की संख्या होगी, अपने कह रहा है ना कि क्षय होने में कितना समय लगेगा, तो अर्धायु की संख्या कितनी हो गई 4, तो 4 अर्धायु का मतलब कितना हो गया, एक अर्धायु उसके बराबर है, इसलिए कितना समय लगेगा, तो 4 से गुना कर देंगे, तो 4 गुना 100 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो लिखा हुआ माइक्रो सेकेंड है, मतलब 400 माइक्रो सेकेंड के बाद वो 1/16 भाग हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि अर्धायु दिया हुआ है, 4 अर्धायु लगेगा, इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, ये फॉर्मूला बताया था आपको। फिर कह रहा है 4 अर्धायु के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग क्या रह जाएगा, अविघटित भाग। तो 4 अर्धायु के बाद तो अभी आपको दिख ही गया कि 1/16 होता है ना। तो 4 अर्धायु के बाद जो n का मान होगा वो कितना हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं जो हमने यहाँ पे निकाला। 4 अर्धायु का मतलब है आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, n अर्धायु का मान n होता है तो 4 दे रखा है, प्रारंभिक मान n नॉट होता है, तो n बच जाएगा 4 अर्धायु के बाद, ये प्रारंभिक मान है। अब जब भी आप लिखते हैं तो ये प्रारंभिक मान लिखते हैं, प्रारंभिक परमाणु की संख्या, तो n का मान हो जाएगा n नॉट 1/2 पे n पावर होता है, तो ये हो गया n नॉट और 1/2 पे पावर 4, मतलब n नॉट बटा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इतना तो क्षय हो गया, बचा कितना, वही तो कह रहा है कि 4 अर्धायु के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग, सॉरी यही अविघटित भाग जो है ये विखंडित होकर के जो रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो विघटित वाला भाग है, जो अविघटित वाला भाग है वो यही है बचा हुआ, क्योंकि ये कितने हाफ लाइफ के बाद ये बच जाता है। जो हमने इसके अंदर अगर इसको माइनस कर देंगे तो जो टूट गया था, जिसको मैंने पिछले इसके पहले वाले क्वेश्चन में शेष बोला था, तो शेष का मतलब है कि n माइनस n नॉट नहीं, प्रारंभिक में n नॉट बाई 16 जो है ये बच गया, तो टूट कितना गया, तो इसको माइनस कीजिएगा तो 15 n नॉट बटा 16, ये टूट गया, ये टूट गया, बचा केवल इतना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में जो हमने लिखा था उसमें था क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणु का अंश, तो क्षय होने वाला पदार्थ यही था, शेष जो था वो क्षय होने वाला था। यहाँ पे कह रहा है कि 4 अर्धायु के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग, जो विघटित नहीं हुआ, इसमें क्षय का मतलब विघटित है और इसमें विखंडित है, और यहाँ अविघटित बोल रहा है, मतलब जो विखंडित नहीं हुआ अभी, तो वो कितना बचेगा, तो वही ये बचा रह जाता है। बाकी जो 15 n नॉट बाई 16 है वो क्षय हो गया, मतलब क्षय भाग जो हो गया उसको अगर बोलेंगे तो प्रारंभिक में इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्षय भाग हो गया 15 n नॉट बटा 16, ये तो इतना तो टूट गया, ये क्षय भाग हो गया। अब विघटित जो है जिसका क्षय नहीं होगा वो यही है n नॉट बटा 16, तो इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे, कह रहे हैं ना कि क्या अविघटित भाग रह जाएगा, तो n नॉट बटा 16, या परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो परसेंटेज जो अविघटित होगा, अविघटित भाग है ना, ट है ये, अविघटित भाग जो हो जाएगा कितना होगा, तो n नॉट बटा 16 बच गया है, कितने में बचा है, n नॉट में बचा इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, n नॉट से नॉट के n नॉट बटा 16 गुना n नॉट ऊपर चला जाएगा गुना 100, सॉरी
एन नॉट बटा 1 है तो 1/n0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो एन नॉट कैंसिल हो गया, ये भाग दीजिएगा 16×96, 16 दूनी 32, 16 बचे 6.25% हो जाएगा। तो ये जो 6.25% का मान जो है वो अविघटित रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। फिर कह रहा है नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है। ठीक है ना, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, तो इसमें आवेश, संवेग और ऊर्जा तीनों संरक्षित रहता है। ठीक है ना, इसमें आवेश, संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहता है। ठीक है ना, तो क्या संरक्षित रहता है क्वेश्चन नंबर 27 में, तो आवेश भी संरक्षित रहता है। ठीक है ना, संवेग भी संरक्षित रहता है। ठीक है, और ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 28, नाभिक के अंदर दो प्रोटोनों के बीच कौन सा बल क्रियाशील होता है, तो प्रोटोन है, प्रोटोन के ऊपर धन आवेश होता है। ठीक है ना, प्रोटोन के ऊपर धन आवेश होता है। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जो विद्युत बल है। ठीक है ना, विद्युत विकर्षण बल, तो ये विकर्षण बल एक तो लगेगा, है ना। और प्रोटोन नाभिक के अंदर जब होता है तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये आकर्षित बल होता है, जो नाभिकीय बल होता है। तो नाभिकीय आकर्षित बल होता है। तो दो तरह के बल लगते हैं जब ये नाभिक के अंदर होता है, नाभिकीय आकर्षित बल। जब प्रोटोन बाहर होगा, नाभिक में नहीं होगा, तो केवल दोनों के बीच में विकर्षित बल लगेगा। नाभिक के अंदर ही केवल आकर्षित बल लगता है, नाभिकीय बल हमेशा आकर्षित बल होता है। फिर है आपका नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किस प्रकार पदार्थ की बनी होती है। रिएक्टर छड़ें तो आपने पढ़ा था कैडमियम की बनी होती है, कैडमियम की होती है या बोरॉन की होती है। तो कैडमियम छड़ होता है या बोरॉन छड़ होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, जिसका प्रयोग हम जो ऊर्जा है उसका उत्पादन को नियंत्रित करने में करते हैं और आकस्मिक स्थिति में रिएक्टर को बंद करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है, तो मंदक जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है उसको, तीव्रगामी न्यूट्रॉन को मंद करना। ठीक है ना, वो तीव्रगामी न्यूट्रॉन को मंदित करना। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि जो उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक होते हैं, तो मंदक का कार्य क्या होता है भाई, क्योंकि जो न्यूट्रॉन निकलता है वो बहुत ही अधिक वेग के से निकलता है, तो उनको मंद करने के बाद ही वो यूरेनियम को तोड़ पाता है, और इसलिए उसकी ऊर्जा को कम करना होता है। जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन निकलते हैं, उसके बारे में आपको बताया था कि इसकी जो ऊर्जा होती है करीब करीब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। और मंदित करके उसको लाना पड़ता है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलता है और उसको मंदित करके लाना पड़ता है 0.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके न्यूक्लियर विखंडन होता है। तो मतलब बहुत कम ऊर्जा को करना पड़ता है, और इस वजह से हमें मंदक का काम करना पड़ता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि मंदक जो है उसके गति को कम कर देता है। ठीक है ना, फिर है मंदक के रूप में रिएक्टर में क्या प्रयुक्त होता है, तो मंदक के रूप में रिएक्टर में जो प्रयुक्त होता है उसमें मेनली है D2O, जिसको भारी जल बोलते हैं। भारी जल का प्रयोग बड़े पैमाने में होता है। ठीक है ना, ज़्यादातर। उसके बाद ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है ना, ग्रेफाइट। फिर हमने बोला था बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, तो भारी जल का। भारी जल का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है या ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके बारे में कि मंदक के रूप में रिएक्टर में क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, शीतलक है, तो शीतलक कूलेंट जो है, कूलेंट में ज़्यादातर पानी का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो भाप में बदल जाता है और उसका प्रयोग फिर टरबाइन को रोटेट। तो शीतलक भी इसके अंदर पूछ सकता है कि शीतलक क्या होता है। तो शीतलक का कार्य जो है उष्मा जो उत्पन्न होती है रिएक्टर में उसको अवशोषित करना है, जिससे कि रिएक्टर के अंदर उष्मा को नियंत्रित रखा जा सके और
जो हमारा रिएक्टर है वो सही से काम करता रहे। तो ऊष्मा को हटाने के लिए वहाँ पे हम या तो पानी का यूज करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जिसको हम शीतलक कहते हैं। तो शीतलक का काम क्या करना है, तो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको अवशोषित करके भाप में उसको कन्वर्ट करना है। और भाप में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको टरबाइन के ऊपर डालते हैं हाई प्रेशर पे, उच्च दाब पे, जिससे कि टरबाइन घूमने लगता है और उससे जो है हमारा डायनेमो जुड़ा रहता है जनरेटर, मतलब जनरेटर के डायनेमो से, और वो जो है हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करके देता है। तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा उत्पादित करते हैं और उससे हम फिर से बिजली बनाते हैं। तो कह सकते हैं आप कि जो शीतलक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदक इंपॉर्टेंट है, नियंत्रक क्षण इम्पोर्टेंट है। और ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में दो चीज़ का प्रयोग हमने बताया था कि जो है वो एक तो आपका 92-235 का प्रयोग करते हैं और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि जो यूरेनियम है वो यूरेनियम का 235 वाला और प्लूटोनियम का 239 वाला प्रयोग करते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में करा रखा है जो नाभिकीय रिएक्टर वाला है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान करके पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इसलिए मैंने आपको अभी 31 क्वेश्चन कराया है, फिर देखते हैं और कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको। तब तक आप इसको पढ़िए, इसका स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।